नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं डीके मिश्रा। हम सब पढ़ रहे थे अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग का कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारा 14th लेक्चर है। तो जिसमें से हम लोग का आज पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलर सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? मॉड्यूलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मॉड्यूलर सिस्टम होता क्या है। तो हम सिर्फ मॉड्यूलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने के बाद डायरेक्ट आ जाएंगे मॉड्यूलर सिस्टम का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ईटीसी पे। रीजन क्या है कि मॉड्यूलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन और उसका यूज कैसे करना है, उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, उसके बारे में डिस्कस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मॉडुलो सिस्टम, जो लेक्चर नंबर 14 पे है। बाकी और जो भी स्टूडेंट्स इसके पहले का लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो प्रीवियस लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल इविल मैथ्स पे जाकर देख सकते हैं। इविल मैथ्स, इविल मैथ्स आपका यूट्यूब चैनल है, इस पर जाके आप देख सकते हैं। और उनकी फर्दर कोई क्वेरी है, अगर कोई इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, तो आपको मैंने कई बार बता रखा कि आप 96967262 और 52 के कांटेक्ट नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इविल मैथ्स के नाम से आपका व्हाट्सअप चैनल भी है, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये पूरा का पूरा सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो जितने भी अलजबरा है, अलजबरा के टोटल इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसी के साथ साथ अलजबरा के साथ साथ एनदर भी आपको, आपका डिफरेंशियल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, रियल होगा, सारी सारी चीजों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके। तो चलते हैं मॉडलो सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि मॉडलो सिस्टम होता क्या है। तो मॉडलो सिस्टम समझने के लिए सबसे पहली बात को जो डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग हमेशा देखते होगे घर पे आपके पास, जैसे मान लो कोई एक सर्कल है ना, ये 12 आवर वॉच है ना, ये 12 आवर वॉच हमने बनाया। ठीक है। एक सर्कल हमने और ड्रॉ किया, जिसको हम 24 आवर वॉच के डिसाइड करते हैं। ये आपका रेलवे में यूज किया जाता है। ठीक है। ये हमारे घर पे यूज किया जाता है। तो घर पे मतलब जो हम लोग यूज करते हैं इन जनरल, 12 आवर वॉच यूज करते हैं। रेलवे में 24 आवर वॉच यूज होती है। अब ध्यान से समझो इस चीज को। हम लोग इसके बारे में कैसे आंकड़ा लगाते, कैसे इसको समझते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे 12 डिवीजन किया गया। कितना डिवीजन किया गया? 12 डिवीजन किया गया। मतलब अगर हम 12 से चलना शुरू करें, या इसको जीरो मान लेते हैं या वन मान लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक पहुंचने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे 13 पे मूव आउट करते हैं, से 13 की तरफ बढ़ते हैं, तुरंत उसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं। और 24 आवर की वॉच में ये वन ही रहता है। 12 आपका, 12 के बाद यहाँ पे 13 होता है, 14 होता है, समथिंग इस तरह से 24 तक जाता है। दैट मीन्स इसका सेंस क्या समझ में आता है कि जैसे कि आप जितना आप पार्टीशन, जितना भी आप पार्ट में डिवाइड किए, जितना भी हम लोगों ने क्या किया, डायल बना के रखा, 3 का डायल बना रखा, 4 का डायल बना रखा, 5 का, या जो भी हम लेते हैं, या इक्विवेलेंट कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कंटेन करते हैं, तो वो सब के सब क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो रिपीट हो रहा है, स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट हो जा रहा है। अब इसी चीज को यहाँ पे 12 आवर की वॉच में वन बोलते हैं, 24 आवर की वॉच में उसको 13 बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब जो रोटेशन चेंज होगा वो 12 के बाद, 24 के बाद चेंज होगा। इसमें जो चेंज होगा ये किसके बाद? 12 के बाद चेंज होगा। किसके बाद चेंज होगा? 12 के बाद चेंज होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने डिवीजन 24 का कर रखा है, यहाँ पे 12। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर मान लो हम डिवीजन कितने का कर लें, सपोज दैट हमने डिवीजन कर लिया, चलो एक एग्जाम, एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे वॉच कर लिया इसको, यहाँ पे दिया वन, यहाँ पे दिया टू, यहाँ पे दिया थ्री, यहाँ पे फोर। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, फोर से फिर से कहाँ पहुंचेंगे हम? वन पे। मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, है ना, उसके बाद फिर क्या, थर्ड, यहाँ पे फोर्थ। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, फिफ्थ की तरफ आएंगे, तो फिर से क्या, हम वन की तरफ मूव कर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्डर है आपके पास, जो आपके पार्टीशन, इक्विवेलेंट पार्टीशन हम ले रखे हैं, इक्विवेलेंट पार्ट डिवाइड कर रखे हैं ना, एक टाइप का अपने आप में ही रिलेशन जनरेट कर रहा है ये, कि आप उस स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बाद जैसे आगे मूव करते हो, उसी सर्कल पे या उसी पॉइंट पे या उसी
इक्विवेलेंसी पे, तो आपको रिपीट फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचना है। दैट मीन्स आप फाइनल पहुंचने के बाद फिर से जब स्टार्ट करोगे तो इनिशियल पे आएंगे, है ना। तो इस तरह से हम क्या सोचे, वन पार्टीशन, 1 2 3 4, कितने भी पार्टीशन कर लें, कितने भी इक्विवेलेंट पार्टीशन निकाल लें, पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन निकाल लें, तो सबका रोटेशन एक अपर लिमिट के बाद हम क्या पहुंच जाएंगे, 1 पे पहुंच जाएंगे। टू टू का होगा तो 1 पे फिर से 1 2 हो जाएगा। 3 होगा तो 3 कंप्लीट होने के बाद फिर से 1 2 3 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम क्रिएट करें तो n टाइम हो सकता है। इस तरह से अगर हम क्रिएट करें तो n टाइम होता है। दैट मीन्स जो ये आपका क्लासेस है, जो हमने क्लासेस डिसाइड किए, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, इन्हीं क्लासेस का जो सिस्टम है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये सिस्टम पूरा का पूरा क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर्स का कलेक्शन रिप्रेजेंट करता है। और इसी को हम बोलते हैं मॉडुलो सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है, इसी को हम बोलते हैं मॉडुलो सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडुलो सिस्टम। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आपके लिए हो सकते हैं मॉडुलो सिस्टम के लिए। पर्टिकुलर यही आपका एक मॉडुलो सिस्टम का एग्जांपल नहीं है। ठीक है। तो मॉडुलो सिस्टम के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा जो मॉडुलो सिस्टम के बारे में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम रिलेशन डिस्कस करेंगे डायरेक्ट चल के। रिलेशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, कॉन्ग्रुएंस एक रिलेशन है, तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन से स्टार्ट करते हैं हम। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन से हम क्या करते हैं, मॉडुलो सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट आपकी जो अगला पॉइंट, मेन पॉइंट आपका जो स्टार्ट करने वाले हो है, वो क्या है आपका, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन। अब कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन, अब यहाँ पे एन को अगर हम डिसाइड करें इन द सेट ऑफ इंटीजर, इन द सेट ऑफ इन द सेट ऑफ इंटीजर, इसको जब डिसाइड डिफाइन करने वाले एक सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइन करने वाले, किस पे डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन है क्या, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन है क्या। देखो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं, लेट हमारे पास कोई एन है जो कि ग्रेटर देन जीरो है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और बी ऑफ फिक्स नंबर, क्या है, एक फिक्स्ड इंटीजर है, एक फिक्स्ड इंटीजर नंबर है, फिक्स्ड इंटीजर। यन हमने लिया जो कि क्या है, यन ग्रेटर देन जीरो, बी ऑफ फिक्स्ड इंटीजर, जो कि क्या है, एक फिक्स्ड इंटीजर है। तो उसके साथ साथ अगर हम मान लेते हैं, इफ ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, टू इंटीजर्स बी डिफाइन, बी डिफाइन ए कॉन्गुरेंट, कॉन्गुरेंट का सिंबल ये है, ए कॉन्गुरेंट बी मॉडुलो एन, ए कॉन्गुरेंट बी मॉडुलो एन, थोड़ा सा इसको स्पेस दे देते हैं, मॉडुलो एन, ए कॉन्गुरेंट बी मॉडुलो एन। लेकिन कब, इफ, कंडीशन है, इफ एन डिवाइड्स ए माइनस बी, क्या करे, यन ए और बी के डिफरेंस को अगर डिवाइड करता है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ए कॉन्गुरेंट बी मॉडुलो एन पढ़ते हैं। दैट मीन्स कॉन्गुरेंस मॉडुलो एन इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, अगर हमारे पास दो एलिमेंट हैं, इंटीजर की बात करें तो दो इंटीजर हैं, उनका डिफरेंस कोई ये ग्रेटर देन जीरो, एन जिसको हमने फिक्स नंबर मान रखा है, कोई फिक्स नंबर डिवाइड करता है, तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन होता है। ठीक है। इसको और भी टाइप से, जैसे यहाँ पे लिखा गया एन डिवाइड ए माइनस बी, तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एन डिवाइड्स, एन, ई कहाँ से आ गया भाई, एन डिवाइड्स ए माइनस बी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एन डिवाइड्स ए माइनस बी। क्लियर। तो दैट मीन्स इसको दैट इज करके लिख देते हैं, दैट इज एन डिवाइड्स ए माइनस बी। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन क्या हुआ, लेट एन ग्रेटर देन जीरो, हमने कोई एक फिक्स नंबर एन ग्रेटर देन जीरो ले लिया, और दो इंटीजर ए और बी लिए, और हमने कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन डिफाइन करने की कोशिश की। इसको हम डिफाइन करेंगे ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एन इफ एन डिवाइड ए माइनस बी। मतलब अगर ए और बी, जो यहाँ पे ए और बी दिए गए हैं, ए और बी इन दोनों का डिफरेंस,
इन दोनों का डिफरेंस अगर n डिवाइड कर पाता है, जो फिक्स नंबर हमने लिया था वह नंबर अगर इनके डिफरेंस को डिवाइड कर पाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो n पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो n। इस चीज को ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो n पढ़ा जाता है। क्लियर? इतनी बातें समझ में? अगर हम और थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझो। अगर इसके बारे में और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, एग्जांपल की जैसे एग्जांपल हम देते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करें, अगर हमने जैसे लिखा 13 कॉन्गुरेंट 1 मॉडुलो 4। क्या लिखा? 13 कॉन्गुरेंट 1 मॉडुलो 4। इसका मतलब क्या हुआ? 4 जो है 13 माइनस 1 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है, डिवाइड करेगा, क्योंकि 4 डिवाइड्स 12। करेगा कि नहीं करेगा? कर रहा है कि नहीं किया? दैट दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे हमने लिख दिया 25 कॉन्गुरेंट 1 मॉडुलो, कॉन्गुरेंट मॉडुलो, इसको हम लिख दिया 3। क्या लिख दिया? 25 1 कॉन्गुरेंट 1, 25 कॉन्गुरेंट 1 मॉडुलो 3 लिखा। तो इसको अगर हम लिख, किस तरह से लिखा गया? इसका मतलब हुआ कि 3 जो है 25 माइनस 1 को 25, 25 है ये भाई, 25 माइनस 1 को डिवाइड करेगा। दैट मीन्स 3 डिवाइड्स 24। करेगा कि नहीं करेगा? हो रहा है। तो ये आपका क्या है? कॉन्गुरेंस मॉडुलो है। क्या है? कॉन्गुरेंस मॉडुलो n है, जहां पे n यहाँ पे 3 था, n यहाँ पे कोई फिक्स नंबर 4 था, a और b 25 और 1 थे, यहाँ पे 13 एंड 1 था। क्लियर है? बातें समझ में आ रही? जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और समझाने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट हमने एक एग्जांपल लिया -7 कॉन्गुरेंट 41 मॉडुलो, हमने ले लिया यहाँ पे 8। -7 कॉन्गुरेंट 41 मॉडुलो 8। अब -7 कॉन्गुरेंट 41 मॉडुलो 8, अभी कैसे है? ध्यान से समझो। अगर हम इसको लिखे तो हमको क्या चाहिए? 8 डिवाइड्स डिफरेंस ऑफ 7 और -41 इज इक्वल टू क्या हुआ? 8 डिवाइड्स क्या हो जाएगा? -48 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और इसको क्या करेगा? डिवाइड कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्लियर है इतनी बातें? तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो समझ में आया इंटीजर के नंबर पे। ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो n जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो n का मतलब होता है कि n जो है a और b के डिफरेंस को अगर डिवाइड कर पाता है तो क्या होता है? ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो n होता है। दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n इसी को बोलते हैं। क्लियर है इतनी बातें? समझ में आ रहा है सब? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसी के थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम इसके एडिशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा, नेक्स्ट हमारी पॉइंट होगा एडिशन मॉडुलो, एडिशन एडिशन मॉडुलो अ पॉजिटिव इंटीजर n, अ पॉजिटिव इंटीजर n, एडिशन मॉडुलो अ पॉजिटिव इंटीजर n। हम क्या करते हैं? एक पॉजिटिव इंटीजर n पे एडिशन मॉडुलो को डिफाइन करने वाले हैं। दैट मीन्स क्या होगा? लेट लेट n बी अ फिक्स्ड नंबर, n बी अ फिक्स्ड इंटीजर। चलो फिक्स्ड इंटीजर लिखते हैं, फिक्स्ड इंटीजर। हम मान लेते हैं n क्या है? कोई फिक्स्ड इंटीजर है। एंड एंड हमने क्या माना? n कोई एक फिक्स्ड इंटीजर है। एंड लेट h एंड k, h एंड k एनी इंटीजर बी, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, बी एनी इंटीजर्स, ये दोनों कोई इंटीजर्स हैं। देन देन द नंबर then the number are such that are such that are such that h plus k equal to nq plus r, nq plus r for r जो होगा
जीरो के ग्रेटर आर इक्वल टू होगा, या फिर किससे लेस होगा, यन से स्ट्रिक्टली लेस होगा। यन से क्या होगा, स्ट्रिक्ट। अब ध्यान से समझो, ये अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ध्यान से देखो इस चीज को, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं एच और के को, एक नंबर बन जाता है। और एक नंबर बन जाता है, सपोज दैट हम यहाँ पे लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये आपका एक डिविजिबिलिटी रूल के अंडर में आता है। ठीक है, इसको और भी नाम से जानते हैं, अगर आप लोग को पता है, छोटे क्लासों में है, क्लास 10th 9 10th में है। चलो ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन आपको पुट अप करते हैं कि इसको हम किस रूल के नाम से जानते हैं, इसको हम कौन से रूल के नाम से जानते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो उसी से रिलेट करते ध्यान से देखो, एक यहाँ पे एन क्यू और आर, आर एक रिमाइंडर की तरह बिहेव कर रहा है, क्यू आपकी कोसेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और यन आपका क्या है, डिवीजर की तरह बिहेव कर रहा है, और ये क्या है, डिविडेंड है। एच प्लस के आपका क्या है, डिविडेंड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इज द सम ऑफ एच एंड के मॉडुलो एन बोलते हैं। एच इसको क्या बोलते हैं, इज द सम ऑफ एच एंड के मॉडुलो एन पढ़ा जाता है। दैट मीन्स एडिशन मॉडुलो ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए अगर बात करें, तो हमने कोई नंबर एन मान लिया जो कि फिक्स्ड इंटीजर है, एंड एच और के दो अलग इंटीजर लिए, तो उसको हमने एक एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर दिखाना, तो एच और के को डिवाइड ऐड किया, ऐड करने से एक नंबर बनता है, जिसको भी हमने पीछे एग्जांपल में दिखाया था कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एन की कंडीशन थी। तो ये ऐड करने के बाद एक ही तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे अब ध्यान से समझो, एच और के को ऐड करने के बाद मॉडुलो एन का रिक्वायरमेंट हुआ कि नहीं। दैट मीन्स अगर इसको हम लिखना चाहें मॉडुलो के फॉर्म में, तो मॉडुलो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से अभी तो हम इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख रखा है, क्योंकि डिविजिबिलिटी के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इसको ऐसे दिखाई देगा। तो अगर हम इसको मॉडुलो के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, के एच प्लस के कॉन्गुरेंट कौन है, कॉन्गुरेंट कौन होगा यहाँ पे भाई, आर को ही, आर ही रिमाइंडर बच रहा है ना, जो बच रहा है उसी को अगर हम निकाल दें। जैसे एग्जांपल की बात करें, एक नंबर की एग्जांपल ले लें, हमने लिख दिया यहाँ पे 14, हमने इसको 3 से किया डिवाइड, 3 4 जा कितना हो गया 12, 3 4 जा हो गया 12, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे बच गया 2। ध्यान से समझो, आप इस 14 को दो नंबर में तोड़ दो, 8 प्लस आपका हो गया 6 इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 4 प्लस 2 लिखा जा सकता है। ध्यान से समझो, ये एच की तरह बिहेव कर रहा है, एक के प्लेस पे रख दिया, 3 आपका फिक्स नंबर हो गया, 4 आपका क्या क्यू हो गया, ए आपका आर हो गया, है ना। तो अब ध्यान से समझो, अगर हम इसको लिखने का प्रयास करें, तो हम क्या लिखेंगे, 8 प्लस 6 कॉन्गुरेंट टू मॉडुलो 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ध्यान दिया जाए, तो क्या हुआ, 8 और 6 बन जाएगा 14 कॉन्गुरेंट टू मॉडुलो 3 हो गया। इसका मतलब हुआ कि 3 डिवाइड 14 माइनस 2, सिंपल सी बात है, 3 क्या करेगा, 12 को डिवाइड कर रहा होगा, 3 क्या करेगा, 12 को डिवाइड कर रहा होगा। तो ये कंडीशन क्या फुलफिल हो रही कि नहीं, तो इसके बिहाफ में अगर एच प्लस के कॉन्गुरेंट क्या लिखेंगे, आर मॉडुलो क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन मॉडुलो अ पॉजिटिव इंटीजर एन, इसको क्या बोला जाता है, एडिशन मॉडुलो पॉजिटिव इंटीजर एन बोला जाता है। बातें समझ में आई, तो इसको क्या बोलते हैं, एडिशन मॉडुलो पॉजिटिव इंटीजर एन बोला जाता है। ये पॉइंट क्लियर, समझ में आया, डन, ओके। चले आगे बढ़े, चलिए, अगर इस पे हम एग्जांपल्स की बात करें, चलो इसके बारे में एग्जांपल का डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, कि ये किस तरह से एग्जांपल्स में हम इसको किस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे मान लिया हमने, एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एग्जांपल, इफ एन इज इक्वल टू, हमने 4 ले लिया, एन इज इक्वल टू क्या ले लिया, 4 ले लिया। तो हमने लिखा यहाँ पे पहला एग्जांपल आपका 2 + 9, 2 + 9 इज इक्वल टू, 2 + 9 इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 4
इंटू 2+3, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि हमारा n क्या है, 4 है। तो हमने 4 × 2 क्या, 4 के मल्टीप्लीकेशन में करना है, जो बचेगा उसको यहाँ पे प्लस कर दिया। तो 11 को 4 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमको कॉन्गुरेंट में लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, 2+9 कॉन्गुरेंट 3 मॉडुलो, मॉडुलो क्या लिख देंगे, 4 लिखेंगे। बातें समझ में आई? क्लियर है कि नहीं है? 2+9 मॉडुलो, ठीक। तो 2+9 कॉन्गुरेंट 3 मॉड क्या हो गया, 4 आपका हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर हम सेकंड एग्जांपल्स की बात करें, सेकंड एग्जांपल जैसे हमने ले लिया, सपोज दैट हमने लिखा -23+5, इसको लिखा, ये क्या होगा, -18 होगा। -18 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, -18 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4, हमने यहाँ पे n को लिया, फिर n को फिक्स कर रखा है, 4 इंटू -5 ले लिया हमने मान लो, और यहाँ पे हमको क्या कर देना, +2 कर देना है, +2 कर दिया। अब इसको हमको कॉन्ग्रुएंसी में लिखना है, मॉडुलो सिस्टम में लिखना है, तो क्या लिखें, 18 कॉन्गुरेंट टू 2 मॉडुलो 4 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और ये आपका पूरा कंप्लीटली इस चीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके मॉडल एडिशन मॉडलों को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ध्यान से देखो, ये आपको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डन? क्लियर हुआ? समझ में आ रही सारी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अगर हम यही चीज हमको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में करना पड़ता है तो हम क्या करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी है मल्टीप्लिकेशन मॉडलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो a positive integer n, a positive integer n, positive integer n, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो अ पॉजिटिव इंटीजर n। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो अ पॉजिटिव इंटीजर n के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर से वही कंडीशन मान लेते हैं, n हमारे पास कोई ग्रेटर देन 0 और फिक्स्ड इंटीजर है, क्या है, फिक्स्ड इंटीजर, कोई फिक्स्ड इंटीजर है हमारे पास, n कोई क्या है, फिक्स्ड इंटीजर है, एंड h एंड k एन इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर्स है, h और k कोई दो इंटीजर्स हैं, द नंबर द नंबर आर द नंबर आर सच दैट आर सच दैट, किस तरह से लिखा जाएगा, h इंटू के, इंटू की बात हो रही थी, h इंटू के n इंटू क्यू प्लस आर। यहां पर भी आर आपका क्या होगा, 0 के बराबर या बड़ा होगा और n से एकदम स्ट्रिक्टली छोटा होगा। क्यों ऐसा, फिर से वही सेम कंडीशन, h और k को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, h और k को जब आप मल्टीप्लाई करोगे फिर से कोई a बनेगा कि नहीं बनेगा, जब कोई a बन रहा होगा वहां पे तो फिर से सेम कंडीशन है, a बन जाएगा, तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंस ने भी इक्वल टू को बात कर रहे हैं, a इक्वल टू एन क्यू प्लस आर बना, जहां पे आर क्या है, 0 के बराबर या बड़ा होगा, n होगा। इस तरह से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो जाएगा। क्लियर? तो अगर इसको हम कॉन्ग्रुएंसी में लिखना चाहें, सेम एडिशन की तरह, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, तो अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंसी की तरह लिखना चाहे, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी बोल रहे हैं, मॉडुलो सिस्टम में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, h इंटू के कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉडुलो क्या हो जाएगा, मॉडुलो n हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो h इंटू के कॉन्ग्रुएंट आर मॉडुलो n लिखा जाएगा, लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? क्लियर? बातें समझ में आ रही है? इसको हम क्या बोलते हैं, द द प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के मॉडुलो n। इसको क्या पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के मॉडुलो n पढ़ा जाता है। क्लियर है? बातें समझ में आ रही हैं? डन? चलिए एक दो एग्जाम्पल इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कैसे हम रिजॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के बारे में अगर जो डिस्कस करना है,
ठीक। देखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल, पहले n इक्वल टू हम यहाँ पे क्या डिसाइड कर ले, चलो n इक्वल टू हम 5 डिसाइड कर देते हैं। n इक्वल टू क्या डिसाइड कर देते हैं, 5 डिसाइड कर देते हैं कि n क्या है आपका 5 हो गया। डन। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया कि हमारे पास नंबर है 2 इंटू 9 इज इक्वल टू, हमको क्या मिल जाएगा 18। इसको अगर हम लिखना चाहे तो 5 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते। 9 टू जा 18, सॉरी 3 होगा यहाँ पे 1 नहीं, 3। 5 इंटू 3 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझो इसको, 2 इंटू 9, 2 इंटू 9, यहाँ पे आर के प्लेस पे कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। आर के प्लेस पे कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। दैट मीन 2 इंटू 9 कांगुरेंट टू 3 मॉडुलो हमने जो फिक्स्ड इंटीजर ले रखा है 5, क्या बनेगा 2 इंटू 3, और जो मॉडुलो हमने ले रखा वो नंबर हमको मिल जाएगा ये वाला। डन। तो 2 इंटू 9 कांगुरेंट, कांगुरेंट क्या हुआ मॉडुलो, कांगुरेंट बार बार बोल रहे हैं, सॉरी, ध्यान ध्यान देना भाई, थोड़ा सा मिस निकल रहा है। तो 2 इंटू 9 मॉडुलो, कांगुरेंट मॉडुलो 3, दैट्स रॉन्ग। 2 इंटू 9 कांगुरेंट 3 मॉडुलो है, क्या होगा, दैट मीन्स 18 कांगुरेंट 3 मॉडुलो 5 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 18 कांगुरेंट 3 मॉडुलो 5 बोला जा सकता है। बातें समझ में आ रही है, क्लियर है। इस तरह का सेकंड एग्जांपल की बात करें, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा निगेटिव की तरफ मूव करते हैं। तो निगेटिव की तरफ अगर हम मूव करते हैं, सेकंड एग्जांपल हमने मान लिया -4 इंटू 7 ले लिया। -4 इंटू 7 को हम क्या लिख सकते हैं, -28 लिख सकते हैं। और -28 को अगर हम और 5 के फॉर्म में तोड़े तो क्या हो सकता है, 5 इंटू -6 30 हो गया, इसमें +2 कर देते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता, +2 कर सकते हैं, क्योंकि आपका 2 ध्यान से समझो, ये जो आर था ये 0 से हमेशा बड़ा होगा, n से छोटा होगा। ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, n से छोटा। दैट मीन्स ये नंबर तो नेगेटिव होने वाला नहीं है। जो 2 आ रहा है, जो लास्ट में आपको ऐड किया जा रहा है, वो 2 तो 0 तो सॉरी नेगेटिव तो होने वाला नहीं है। हमें 2 तो है बट पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं होने वाला, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा वहां पे, क्या आएगा, पॉजिटिवली ही आएगा। दैट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, -28 कांगुरेंट टू 2 मॉडुलो क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। इस तरह से लिखा जा सकता है, कांगुरेंट टू मॉडुलो 5। डन, समझ में आया, क्लियर है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, इसके डिवीजन के बारे में अगर हम बात करें, सपोज दैट, चलो हेडिंग बना लो भाई, डिविजिबिलिटी इन द, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, डिविजिबिलिटी इन द सेट ऑफ इंटीजर। डिविजिबिलिटी की अगर बात करें, ध्यान से समझो इसको, ये इंपॉर्टेंट टास्क है यहाँ पे। हम ले लेते हैं लेट ए, हम माने ए कोई एलिमेंट है, और बी हमने कोई एलिमेंट इस तरह से लिया, डज नॉट इक्वल टू 0 और बिलोंग टू इंटीजर सेट आई। हमने कोई ए लिया, और बी हमने ऐसा लिया कि डज नॉट इक्वल टू 0 और बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आई। बी से दैट, बी से दैट ए इज divisible by b, a is divisible by b। हम बोल सकते हैं a is divisible by b, लेकिन कब, if a is equal to b into m, a is equal to b into m, where, जहां पर आप देखो एक नया एलिमेंट आ गया, where m is some integer, m is some integer, सम इंटीजर, कोई इंटीजर हो सकता है, कोई कोई एनी इंटीजर, या मिस एनी इंटीजर, या मिस सम इंटीजर, कोई इंटीजर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन क्या समझे, यहाँ पे हमने ए और बी दो एलिमेंट लिए, जहां पे बी को हमने एक कंडीशन, ए कुछ भी हो सकता है डजेंट मैटर, बट बी के साथ क्या शर्त रखा, ये 0 नहीं होना चाहिए, और किस में बिलोंग करना चाहिए, किस में बिलोंग करना चाहिए,
इंटीजर सेट का एलिमेंट होना चाहिए। बी से दैट ए इज डिविजिबल बाय बी। ए किससे डिवाइड हो जाएगा? बी से डिवाइड होगा। दैट मीन्स बी, इसको क्या बोल सकते हैं? बी डिवाइड्स ए। क्या बोल सकते हैं? बी डिवाइड्स ए बोल सकते हैं, है ना? तो ए इज डिविजिबल बाय बी, लेकिन कंडीशन शर्त क्या है? ए इज इक्वल टू बी एम, जहां पे एम कोई एक इंटीजर होगा। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि अब जैसे एग्जांपल्स की हम बात करें, ध्यान से समझो कि ए डिवाइड्स बी, सॉरी बी डिवाइड्स ए, बी डिवाइड्स ए। तो बोला गया कि हमारे पास कोई नंबर, चलो मान लो एक नंबर 4 है, दूसरा नंबर हमने कोई ले लिया यहाँ पे 2 ले लिया। हमने क्या लिया? 2 ले लिया। या चलो हम यहाँ पे 3 लेते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा कंट्रास्ट करते हैं, कंट्राडिक्शन के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या लिया? 4 लिया और 3 लिया। 3 डज नॉट इक्वल टू 0 भी है, बिलोंग टू इंटीजर आई भी है ना? बिलोंग टू इंटीजर आई भी है। बोला गया अगर कंडीशन क्या है कि 3 डिवाइड्स 4, कौन सी कंडीशन में? अगर 4 इज इक्वल टू हो जाए 3 इंटू समथिंग यम। समथिंग यम, यम क्या होना चाहिए? बिलोंग टू इंटीजर सेट या बिलोंग टू आई होना चाहिए। जहां पे यम बिलोंग टू क्या होगा? आई होगा। यहाँ बिलोंग कहां से कर रहा हूं? आई हो रहा है। दैट मीन्स 4 के बराबर 3 इंटू समथिंग कोई ऐसा नंबर ही अवेलेबल नहीं होगा कि जो इस तरह से रिफॉर्म करे इंटीजर के अंडर में कि जो कि 4 आ जाए। दैट मीन्स 3, यहाँ पे साइड में लिखते हैं 3 डज नॉट डिवाइड 4। 3 कभी भी 4 को डिवाइड नहीं कर सकता। क्लियर है? तो 3 कभी भी 4 को डिवाइड नहीं कर सकता ऐसी कंडीशन में। दैट मीन्स डिविजिबिलिटी इन द सेट ऑफ इंटीजर कुछ इस फॉर्म में होता है। अगर बी ए को डिवाइड कर रहा है तो बी जो होगा यम टाइम ऑफ बी होगा ए के बराबर। क्लियर है बातें? इतनी चीजें समझ में आ रही है? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर की बात करें। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होता है? ध्यान से समझो। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होता है? जैसे कि सपोज दैट आप लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे छोटे क्लासों में। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होता है? जैसे सपोज दैट हमारे पास एक नंबर 3 है, एक नंबर 4 है, दो नंबर है। इसके नाम से ही समझो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब बड़ा सा बड़ा उनका डिवीजर हो और कॉमन हो। जैसे हमने लिखा 3, 3 का डिवीजर कौन हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। 4 के डिवीजर में कौन आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। अब इनमें ध्यान से समझो, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कौन है? 1 ही है। इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कौन है? 1 है। इस तरह से और भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जिसके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर अलग हो सकते हैं, कि ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है? कि ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर जो इन दो के दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो, उसी को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ये 2 3 4 5 6 चाहे जितने का सेट हो, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कुछ इसी फॉर्म में होते हैं। तो लैंग्वेज के फॉर्म में अगर हम इनको लिखने के प्रयास करें, लिखना चाहें, जिसको हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? चलो मान लेते लेट ए एंड बी। हमने क्या किया? दो नंबर माने ए एंड बी एनी टू इंटीजर, बी एनी टू इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर है। ए और बी हमारे पास कोई दो इंटीजर हैं। देन देन द पॉजिटिव इंटीजर, देन द पॉजिटिव इंटीजर सी। हमारे पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, इज इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बोलते हैं उनको। क्या बोला गया? इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। लेकिन कंडीशन है, इफ, पहली शर्त
सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड बी। सी ए को भी डिवाइड करेगा, सी बी को भी डिवाइड करेगा, तभी वो क्या होगा, इसका ए और बी का कॉमन डिवीजर होगा। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, whenever whenever हमने लिया डी डिवाइड्स ए, हमने लिया डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। डी क्या करेगा, सॉरी डी डिवाइड्स बी ने डी डिवाइड्स सी, डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स सी। कोई एलिमेंट डी है जो कि ए को भी डिवाइड कर रहा है और सी को भी डिवाइड कर रहा है। किसको किसको, डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स सी। ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा एलिमेंट डी हो जो ए को भी डिवाइड करे और सी को भी डिवाइड कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा सी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ द इंटीजर एंड बी विल बी सिंबल इज कॉल्ड, जैसे कि ए बी, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। कैसा, कुछ इस तरह से लिखा जाता है ये ए बी। ठीक है, तो जैसे बोला गया इसको शॉर्ट में हम पढ़ते हैं जीसीडी। क्या बोलते हैं, जीसीडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीसीडी ऑफ ए बी। जीसीडी ऑफ ए बी का मतलब इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा, उसको हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिया सी। जैसे डी ने ए को डिवाइड किया, सपोज दैट डी ने ए को डिवाइड किया, यहाँ पे बोला गया सी या तो एक सी ए को भी डिवाइड करेगा, सी बी को भी डिवाइड। कोई एलिमेंट ऐसा जो डी को डिवाइड कर रहा है और डी ऐसा है कि सी को भी डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर, सी को भी डिवाइड कर रहा है, और सी को भी डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, कि जो सी तो ऑलरेडी कॉमन डिवीजर की कंडीशन में आ गया, क्योंकि इसने ए को भी डिवाइड किया और किसको, सी को भी डिवाइड किया। तो सी इसमें क्या कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि डी से ए भी डिवाइड हो रहा है, डी से सी भी डिवाइड हो रहा है, मतलब डी से कौन डिवाइड होगा, बी भी डिवाइड होगा, क्योंकि सी से भी डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स कुल मिला के अगर सिंपल सी बात करें तो सी डिवाइड्स आपका ए, सी डिवाइड्स बी। यही एक बात आप ध्यान में रखो, यही इतना काफी है। क्लियर, यही इतना आपके लिए काफी है कि सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी। अगर ऐसी कंडीशन है तो इनको हम क्या इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बोलते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, चलो हम थोड़ा आपको एग्जांपल की तरफ लेके जाते हैं। ठीक, जैसे हमने लिया एग्जांपल की बात, एग्जांपल हमने लिखा, हमने ले लिया दो नंबर, जैसे 14 ले लिया और हमने ले लिया 15। इसको हमने क्या, वन इसका डिवीजर टू से ही होगा, और किससे हो जाएगा, थ्री से होगा, नहीं होगा, फोर से नहीं होगा, फाइव से नहीं होगा, सिक्स, सेवन से हो जाएगा, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, फोर्टीन से डायरेक्ट होगा, वन टू सेवन फोर्टीन। ठीक है, 15 किससे, वन से होगा, टू सॉरी टू नहीं होगा, थ्री से हो जाएगा, फाइव से हो जाएगा, और किससे बनेगा, 15 से आएगा। यही हुआ। इसमें कॉमन कौन आया, कोई भी नहीं है, फिर से वन आ गया। कोई ऐसा एलिमेंट जैसे 12 हो गया और यहाँ पे हमने लिखा 14। चलो 12 में कौन, वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ, और फोर भी हो गया, यहाँ पे सिक्स हो गया, और कब 12 हो गया। 14 में वन हुआ, टू हुआ, सेवन हुआ और 14 हुआ। तो ग्रेटेस्ट कॉमन कौन हुआ, टू हो गया। ग्रेटेस्ट कॉमन इसमें कौन हो गया। दैट मीन्स अगर हम जीसीडी ऑफ 12 एंड 14 की बात करते हैं, 12 एंड 14 की बात करते हैं, तो कौन आता है, टू आता है। दैट मीन्स इसको हम एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी को हम जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। समझ में आया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वहां पे फैक्टर के थ्रू निकाल रहे होते हैं, फैक्टर को सेंस कर रहे होते हैं, यहाँ पे डिवीजर को सेंस कर रहे हैं। जो जो फैक्टर है वो सिंपल सी बात क्या है कि वो डिवीजर होगा, जो फैक्टर हो रहा है उसका वो डिवीजर हो रहा है। बातें समझ में आ रही है। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो है आपका क्या होता है, कि जो नंबर जैसे दो दिए गए, तीन दिए, चार, उसमें सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जो उन सभी नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, और वही नंबर सबके पास वो कंडीशन हो, सबके पास वो नंबर्स हो, वही आपका क्या होता है, जीसीडी होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है। क्लियर है बातें, बातें समझ में आई। चलिए भाई आगे बात करते हैं, रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली
प्राइम की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम प्राइम जानते हैं। रिलेटिवली प्राइम से पहले हम क्या जानते हैं? प्राइम। प्राइम क्या होता है? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होता है? ऐसे नंबर्स जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से डिवाइड हो जाए और किससे हो जाए? सेल्फ से डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो? 1 से डिवाइड हो, सेल्फ से डिवाइड हो, इसके अलावा अदर किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। बट प्राइम नंबर के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। हमको जो पढ़ना है, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस करना है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होते क्या है। तो जैसे जो हिंदी मीडियम से है तो उनको इसके बारे में पता होगा रिलेटिवली प्राइम होता क्या है। रिलेटिवली प्राइम होता है कि जिसको हम बोलते हैं सह अभाज्य। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? रिलेटिवली प्राइम नंबर। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। रिलेटिव प्राइम नंबर्स कौन होते हैं? लिख लेते हैं। टू इंटीजर्स ए एंड बी, टू इंटीजर्स ए एंड बी, हमने दो इंटीजर लिए ए और बी, आर सेड टू बी, आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम। उनको क्या बोलते हैं? रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं इफ, कौन सी कंडीशन? इफ जीसीडी ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाए? 1 हो जाए। इनका जीसीडी क्या हो जाए? 1 हो जाए। दैट मीन्स या दैट इज दियर ग्रेटेस्ट, दियर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, दियर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन डिवीजर, फैक्टर की बात नहीं, कॉमन डिवीजर, कॉमन डिवीजर इज इक्वल टू क्या हो जाए? 1 हो जाए। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इज इक्वल टू 1 या इज 1, क्या हो जाए? 1 हो जाए। डन, बातें समझ में आई? तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कौन हो जाए? 1 हो जाए। ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होता है कि ये आपके रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाते हैं। कौन से नंबर कहलाते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो प्राइम और रिलेटिवली प्राइम समझ में आया? क्लियर है बातें? डन, चलिए। तो आज का लेक्चर हम लोग इसी पे बाइंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के साथ। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन पढ़ेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इनके बारे में, उनके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो जिसको भी, जिस स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी है, वो आप 96 96726252 पर क्या कर सकता है? एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके पूछ सकता है, या फिर इविल मैथ्स के नाम से ही आपका, एविल मैथ्स के नाम से ही आपका क्या है, आ, इसका चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उस पे आप क्या कर सकते हो? कांटेक्ट करके आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। ठीक है? ओके, धन्यवाद, जय हिंद।